बजट 2026 के स्पेशल कवरेज में आज ईटी नाउ स्वदेश पहुंचा है एनएमआई-एमएस यूनिवर्सिटी मुंबई में, जहां हम यहाँ के छात्रों और टीचर्स दोनों से ही बात करेंगे कि इस बजट में उनकी क्या बड़ी अपेक्षाएं हैं। जी बिल्कुल, बजट सबका है और सबके लिए है। इसलिए आज हम आए हैं एनएमआई-एमएस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का और टीचर्स का एक मूड चेक लेने के लिए कि बजट के पहले बजट से क्या उम्मीद है, वित्त मंत्री से कौन सी कमेंट सुनने की उम्मीद है। तो आइए बात करते हैं पहले फैकल्टी के साथ एनएमआई-एमएस की। मैम, हमें बताइए कि वित्तीय मिनिस्टर जो है श्री निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा आपकी क्या उम्मीद है, क्या अनाउंसमेंट्स है जो आप बजट में सुनना पसंद करेंगे? हाँ, एक शिक्षक के नाते मुझे लगता है कि अगर एक देश को उन्नति करनी है तो उनकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें पब्लिक सेक्टर एजुकेशन, प्राइमरी पब्लिक सेक्टर एजुकेशन में और काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर करनी चाहिए। पूरा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। और मैं फिनेंस मिनिस्टर से यही उम्मीद रखूँगी कि वो इस बात को सीरियसली लेंगे। ओके, सो काफी क्रिटिकल आस्क है। आइए सर से सुनते हैं। सर, आपकी उम्मीद क्या है बजट से? जी, जैसे मैडम ने कहा कि शिक्षा के लिए ज़रूरत है कैपिटल खर्चे बनाना। तो वैसे मुझे लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी अगर गवर्नमेंट द्वारा इन्वेस्टमेंट आए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाए, तो देश के नागरिक को बहुत एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। क्योंकि आप अगर देखो कि गाँव में कहीं पे कोई किसी बीमार पड़ता है, तो उसको मिनिमम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना पड़ता है चेकअप के लिए। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे लाइन रहते हैं। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर मुझे अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट आए गवर्नमेंट से तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, तो ये थी फैकल्टी की राय। काफ़ी अच्छे शब्द हमें सुनने को मिले हैं। बट आइए अब ले चलते हैं आपको छात्रों के पास। एनएमआई-एमएस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी उम्मीद क्या है। हमें अपना नाम बताइए, हमारे दर्शकों को नाम बताइए और बताइए कि इस बजट से आपकी क्या उम्मीद है? मेरा नाम मुस्कान है। जैसे हम सुनते हैं न्यूज़ में दैट इंडिया का एक गोल्डीलॉक फेज़ चल रहा है, वेयर जहाँ पर स्टेबल ग्रोथ है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड है एंड मोर सो गवर्नमेंट का फिस्कल प्रूडेंस भी बहुत हाई है। सो इस फेज़ में ये देखने में इंटरेस्टेड है कि कैसे गवर्नमेंट इस बार कितना परसेंटेज ऑफ बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर में एलोकेट करता है। बिकॉज़ अभी नॉमिनल रेट ऑफ जीडीपी व्हिच इज़ स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, बट अभी भी 8% है। जबकि जो विकसित भारत की हम बात करते हैं उसके लिए इस डेकेड में और आने वाले डेकेड में 10% तक जाने की इंडिया पोटेंशियल रखता है। सो कैसे गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है ताकि प्राइवेट सेक्टर भी, जो क्राउडेड इन प्राइवेट सेक्टर की बात होती है, वो भी आ रहा है और कैसे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होकर एक ग्रोथ स्टोरी बन रही है। जी बिल्कुल, तो काफ़ी रेलेवेंट पॉइंट्स थे। आइए कुछ और छात्र से बात करते हैं, उनके व्यूज़ सुनते हैं। आपसे बात करते हैं और आपके व्यूज़ सुनते हैं। आपकी बजट की उम्मीद क्या है? स्किल डेवलपमेंट, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, आप जीवन के उस मकाम पर हैं जहाँ पर अब आप कॉलेज से पास आउट होके एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में हिस्सा लेंगे। तो हमें बताइए आपकी उम्मीद क्या है? जी, नमस्ते, मेरा नाम वाणी है। मैं खुद एक टियर 2 सिटी से आती हूँ और आई थिंक हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा ये है कि इन शहरों में कंपनीज़ के हेड ऑफिसेज़ नहीं होते। कंपनीज़ को के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है इन शहरों में अपने मेन ऑफिसेज़ एस्टैब्लिश करने के लिए। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बनाया है, मिहान है, गिफ्ट सिटी है, लेकिन फिर भी कंपनीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बैक एंड जीसीसीज़ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसकी वजह से जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ के यूथ के लिए कम हैं और उनको एक्सपोज़र नहीं मिल पाता है। तो अ, अगर हम इस बजट में कुछ इस डायरेक्शन में स्टेप्स देख सकें कि टैक्स ब्रेक्स या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट कंपनीज़ की कम करने के लिए कोई सब्सिडीज़, क्योंकि कॉर्पोरेट रियल एस्टेट काफ़ी महँगी होती जा रही है दिन-ब-दिन। तो आई थिंक कंपनीज़ इन शहरों में आना चाहेंगी और यहाँ के यंगस्टर्स को जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, उनका एक्सपोज़र बढ़ेगा, जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, तो स्किल डेवलपमेंट की भी माँग हुई है गवर्नमेंट से। आइए सुनते हैं कुछ और मुद्दों के बारे में। हमें अपना नाम बताइए, हमारे दर्शकों से बात कीजिए और बताइए कि आप किस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे? आपके लिए क्या सबसे ज़रूरी है बजट से सुनना? तो जी नमस्कार, मेरा नाम कौशल है एंड मैं इंश्योरेंस के मुद्दे पे बात करना चाहूँगा।
अभी जैसे आप जानते हैं, मेरे मित्र ने बोला कि हम सब अभी जॉब्स ढूंढ रहे हैं एंड वी आर अ वेरी यंग फोर्स। तो इस छोटी उम्र के साथ इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है हमारे लिए। देखा जाएगा तो आज काफ़ी लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं बिकॉज कुछ जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होता है लोगों के साथ, उस वजह से वो चीज़ कवर होती नहीं है। अब जब कवर नहीं हो रही है तो फिर हम इंश्योरेंस क्यों लेंगे, राइट? अब अगर हम 100% एफडीआई लेके आ रहे हैं, सबका बीमा, सबकी रक्षा के साथ, जो दिसंबर 25 की अभी अमेंडमेंट बिल आई, वो हमें दिखा रहा है कि फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया के, जैसे जनरारी हो गए इटली से, अवीवा हो गए यूके से, बट उस चीज़ का इफेक्ट अगर मुझे एज अ पॉलिसी होल्डर नहीं मिल रहा है कि बाहर देशों जैसे कई सारे डिजीजेस को इंक्लूड किया जा रहा है, और यहाँ पे हम फिर भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक बेसिक चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए, तो उस चीज़ से कहीं हमारा भी मन उठ जाता है कि हम इंश्योरेंस क्यों लें। तो मेरा सरकार से यही राय रहेगी कि आप कम से कम थोड़ा काम कीजिए कि ज़्यादा डिजीजेस, ज़्यादा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को इंक्लूड किया जाए, ताकि इंश्योरेंस का जो अभी पुश आया है, दैट दैट वर्क्स थ्री फोल्ड, टू फोल्ड, उसका ग्रोथ अच्छे से आ जाए। थैंक यू। ओके, सो स्किल डेवलपमेंट, जॉब्स, एजुकेशन, इंश्योरेंस, काफ़ी सारे मुद्दों में हमने पर चर्चा की है और सबकी राय सुनी है, बट अंजलि भी कई छात्रों से बात कर रही है। अंजलि के पास जाते हैं। अंजलि, हमें बताइए। जी, जैसे कि हमने कई सारे छात्रों से अभी सुना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, इंश्योरेंस में भी कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। आइए यहाँ के छात्रों से पूछते हैं कि उनकी कौन सी बड़ी उम्मीदें रहेगी इस बजट 2026 से। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। अब अपनी पढ़ाई के बाद आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने वाले हैं, किस सेक्टर को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं और उस सेक्टर में किस तरह के चेंजेस आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने लाने चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम निश्चय है एंड गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर पे। 2047 तक ये एक टारगेट है इंडिया का कि सबके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके लिए गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्सेशन कम करना चाहिए इंश्योरेंस पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस खरीदें। आज अगर मैं जॉब में जाऊंगा तो मुझे एक मोटिवेशन और एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मैं इंश्योरेंस खरीदूं। उसके लिए मुझे उसकी बेनिफिट मिलनी चाहिए इंश्योरेंस की, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए खरीदूं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ है फिनटेक। एंड हम सब यूपीआई से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इवन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़, जो विलेजेस है, गांव है, वहाँ पे भी यूपीआई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस फिनटेक पे होना चाहिए। एआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे फॉर ऑन एआई। अभी इस बार भी यही एक होना चाहिए कि आप एआई पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि और भी स्टार्टअप्स और भी कंपनीज एआई ऑन इंश्योरेंस एंड फिनटेक पे काफ़ी सॉल्यूशंस लेके आए। जी, तो एआई, फिनटेक और इंश्योरेंस, ये बड़ी 3 चीज़ें हैं जिन पर इनकी अपेक्षा है फाइनेंस मिनिस्टर से। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हो सकता है कि उतना फोकस ना दे पा रही हो जितना लोग चाहते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो गवर्नमेंट से कहीं न कहीं छूट रही है। आइए आपसे जानते हैं कि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा इश्यू है जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस देना चाहिए? तो एक एस्पेक्ट जो ये है, जो पिछले साल का जो बजट था, उसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, उसके बजट को 23% कम कर दिया गया था। इसके कारण जो फार्मर्स के क्लाइमेट चेंज के कारण जो फार्मर्स को प्रॉब्लम्स होते थे, उसको उन लोग उतना सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और फार्मर्स को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका क्रॉप इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। तो ये एस्पेक्ट ये बजट में थोड़ा कंसिडर कर देना चाहिए था। दूसरी बात जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बजट हो रही है, इसमें से एक छोटा सा परसेंटेज जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए दिया जाए, ताकि जो अभी हाल ही में बॉम्बे में जो चल रहा है, जो ट्रीज काटे के जा रहे हैं, अरावली रेंजेस में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण हो रहे हैं, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है, जो उसमें से 1% अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में डाल दिया जाए, तो ये कम हो सकता है। जी, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस है, उसी के साथ में बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर एनवायरनमेंट पर भी जोर देना चाहिए गवर्नमेंट का। ये भी छात्रों की मांग है। और ये छात्र जो है वो शिक्षा में किस तरह के चेंजेस चाहते हैं, उस बारे में भी हम जानेंगे। आप बताइए, आप किस तरह के चेंजेस देखना चाहते हैं शिक्षा में?
एक छात्र होने के नाते मेरी जो मेन फोकस रहेगा वो मेरी शिक्षा नीति और स्किल डेवलपमेंट पे रहेगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे बजट में जो हमारे जीडीपी का 4% का बंटवारा एजुकेशन को दिया जाता है, पर नई शिक्षा नीति के हिसाब से वो 6% के अनुसार होना चाहिए। तो हमारी सरकार को उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। उसके साथ जैसे सरकार ने अटल टिंकरिंग लैब्स, उसके साथ एआई पे 500 करोड़ का एक बड़ा निवेश किया है। उसके साथ साथ उन्हें और जैसे अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप की जो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही है, उम्मीदें हैं हमारे पास, वो उस पे हमें और ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे जो कंपनी है वो हम पे ये देखने वाली हमें हमें कितनी योग्यता है, कितनी हम अच्छे से काम कर पाएंगे, तो उस पे हमें फोकस करना चाहिए। और ये जो नया भारत है, जो युवा भारत है, ये उसकी तरफ ज़्यादा तरफ देख रहा है। और एक स्किल डेवलपमेंट एक जो फैक्टर है उसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे तो ओवरऑल जितना डेमोग्राफी है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। जी, तो शिक्षा पर जिस तरह का बजट एलोकेशन है एनईपी के तहत वो 6% होना चाहिए, वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं। हमने इस वक्त मास्टर्स की स्टूडेंट से बात की, लेकिन हमारे साथ यहाँ कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी है। उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की उनकी उम्मीदें हैं बजट 2026 से। आपसे शुरू करते हैं। सो मेरा कहना ये है कि हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे हमें देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है। सी यही ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या शिक्षा मिल रही है, बट आपको कैसी शिक्षा मिल रही, क्या आपको इससे मिल रहा है एट द एंड ऑफ द डे, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। सो मेरा कहना ये है कि अभी जैसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं ऊपर की जो हायर एजुकेशन हो गई वो नहीं कर पाते पूरी, तो मेरा कहना ये है कि उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे कि थोड़ी सी आमदनी कमा पाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहना है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये यंगर स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट का बैच है ये, तो इनकी मांगे ये पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट से काफ़ी अलग है। स्किल डेवलपमेंट, जॉब्स, इन पर काफ़ी सारा फोकस है। कुछ ज़्यादा आवाज़ें सुन लेते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शगुन है। तो बजट 2026 से मेरी यही अपेक्षा होगी कि हम जो दूसरी चीज़ें से इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे उन पे फोकस करें, जैसे कि एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी ग्रामीण शिक्षाओं पर भी। पिछले साल 500 करोड़ का एलोकेशन दिया गया था, जो एक बहुत ही अहम धनराशि है, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत ज़्यादा नहीं है। हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो ग्रामीण जगहें हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मगर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अगर हम उन तक ये सब पहुँचा सकें जो हमको इस स्तर पर मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारी युवा आबादी इस देश को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार निभाती है। तो मेरा यही मानना है कि सारे सेक्टर्स को मिला-जुला के हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर हमारा स्किल डेवलपमेंट बहुत सही हो तो। तो स्किल डेवलपमेंट भी की मांग की जा रही है यहाँ पर, और सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, लेकिन छोटे शहरों में भी किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, उसकी भी मांग यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। एक आखिरी राय ले लेते हैं, बजट 2026 से आपकी कौन सी बड़ी उम्मीद है? जी, मेरा नाम देवांश है। हम सब विद्यार्थियों की लगभग सेम ही एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से। हम चाहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर पे थोड़ा और इन्वेस्टमेंट हो, थोड़ा और एक्सपेंडिचर हो। जो हम 4.5% अभी स्पेंड कर रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट कहती है 6% पे लेके जाना है, वो जल्द से जल्द हम अचीव कर पाए। और जो 40% हायर एजुकेशन पे एलोकेट हुआ है, वो सिर्फ स्टेम डिग्रीज को नहीं पर नॉन स्टेम डिग्रीज पर भी इन्वेस्ट हो, ताकि आईआईटीज, आईसर्स, एम्स जैसे और इंस्टीट्यूशंस अपार्ट फ्रॉम आईएम्स आ पाए हमारी देश में, ताकि क्वालिटी ऑफ जॉब्स, क्वालिटी ऑफ रोजगार जो हमारी कंट्री में आएगा वो बेटर होगा फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट्स एंड ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स, ताकि हम और हमारे करियर में एक्सप्लोर कर पाएं। जी बिल्कुल, तो काफ़ी सारे आवाज़ें हमने सुनी है। यहाँ पर माहौल बहुत ही एक्साइटेड है यूनियन बजट को सुनने के लिए। स्टे ट्यून्ड टू ईटी नाउ स्वदेश। मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स ऑन द अदर साइड। नमस्कार, बजट यात्रा में आपका स्वागत है। और हम अब आ चुके हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्था IIM अहमदाबाद, जो देश की बड़ी
इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें IIM अहमदाबाद का नाम आता है और बजट के शो में हम IIM अहमदाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि यही स्टूडेंट्स हैं जो भविष्य के कॉर्पोरेट इंडिया के CEOs भी होंगे। तो इनके क्या सुझाव है, इनकी क्या ओपिनियन है, इनकी क्या मांगे हैं बजट को लेकर, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अयान आपसे शुरू करूंगा। क्या आप ऐसे सुझाव जो है वित्त मंत्री को देना चाहते हैं? कौन से सेगमेंट में वित्त मंत्री को फोकस करना चाहिए, आउटले बढ़ाना चाहिए, जो आपको लगता है? जी, मेरे हिसाब से इस देश की समस्या जो अभी सबसे बड़ी है और हम लोगों ने ये कुछ महीनों में लास्ट देखी भी है, वो है पॉल्यूशन। एंड उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो आप स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च कर रहे हो और उसके अलावा लोग भी कम काम कर पा रहे हैं, तो इवेंचुअली इकोनॉमी में ड्रैग है, विच इज़ अबाउट 10% हमारी GDP का। तो उसके लिए वित्त मंत्री को आउटले बनाना चाहिए, विच कुड बी अगले कुछ सालों के लिए आउटकम बेस्ड। फॉर एग्जांपल कि वो कुछ सिटीज को प्रदूषण के ऊपर जी आप कहना चाहते हैं कि एक बड़ा आउटले दिया जाए, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़, जिसका फोकस पूरा हो कि जो AQI लेवल है इतने ज्यादा बढ़ गए उसको कम लाया जाए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। हाँ, मतलब देश में अभी AQI पे डिस्कशन है तो AQI, बट उसके अलावा और भी चीजें हैं। देयर इज साउंड पोल्यूशन, उसके अलावा आपका वाटर पोल्यूशन भी अब काफी दिक्कत देने लगा है, पर्टिकुलरली इन सिटीज अहमदाबाद जैसे। सो अहमदाबाद, दिल्ली, एयर, वाटर पॉल्यूशन पर सरकार का फोकस बढ़े, बड़ा आउटले हो। कमल, मैं आपके पास आऊंगा। कैपिटल मार्केट के लिए आपके पास कोई सुझाव है? आप चाहती हैं कि कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई चीजें सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से दो चीजें हैं। एक तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका टैक्स का रेट कम करना चाहिए, क्योंकि आपको निवेशकों को कुछ प्रोत्साहन करना है अगर कि हाँ वो ज्यादा देर तक इन्वेस्टमेंट करके रखें, छोटे मुनाफों पे ना फोकस करें, क्योंकि ज्यादा देर अगर निवेशक पैसे डाल के रखेंगे तब भी इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम होना चाहिए, 5% हो, बेशक 0% 12% जो लगता है, आप चाहते हैं कि वो कम हो। सरकार ने लेकिन पिछले साल इसको 10 से 12.5 किया है, और उन्होंने उसके साथ वो भी करा है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट का भी उन्होंने चेंज किया। हाँ, वो प्रॉपर्टी के अंदर। हाँ जी, तो बट मुझे लगता है कि अगर हमें करना है कि निवेशक छोटा मुनाफा ना खेले, जिसके ऊपर सेबी भी क्रैकडाउन कर रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खतरे ले रहे हैं लोग अपने पैसों के साथ। कम कैपिटल गेन ज्यादा हो तो चलेगा, जैसे है वो ठीक लॉन्ग है, टर्म है उसको कम किया जाए, जिससे लोग ज्यादा समय तक मार्केट में निवेशित रहे। हाँ जी, बिल्कुल। अक्षता, आप किस सेक्टर के लिए अपना सुझाव देना चाहेंगे और आपके क्या विश लिस्ट में है इस बजट में? मेरा मानना है ये है कि अभी इंडिया को GDP को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए ये सबसे जरूरी है कि हम महिलाओं को प्रोत्साहित करें कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करें। तो अगर हम देखें तो आज 35% ऑफ वुमेन आर एंगेज्ड इन लेबर फोर्स, बट इस रेशियो को हमें बढ़ाना चाहिए और उसकी तरफ सरकार को कुछ ठोस कदम उठानी चाहिए, जैसे चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। अर्बन एरियाज में वुमेन इसलिए काम पे नहीं जा पाती है क्योंकि उनका ज्यादातर वक्त बच्चों को संभालने में चला जाता है। तो अगर सरकार कंपनियों को इंसेंटिव दे कि वो चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, तो इससे अर्बन वुमेन्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज ले, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा और उससे GDP में भी। महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए वर्क फोर्स के अंदर, आप लेकिन उसमें किस इंसेंटिव, जो क्या प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दिया जाए जिससे वो ज्यादा महिलाओं को नौकरी दे, और ज्यादा महिलाओं की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में होगी तो ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा? हाँ, तो एक और स्टैटिस्टिक्स ये है कि 90% से ज्यादा महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में आज काम करती है, जहां पे उन्हें बिल्कुल ही कम पैसे या वेज मिलते हैं। तो अगर सरकार GST रेट्स को भी कम करे तो छोटी एंटरप्राइजेस को मुनाफा मिलेगा कि वो और फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे वुमेन के लिए। तो जो महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है वो बाहर आके फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगी, जिससे कंजम्पशन की भी सुधार होगी। उनकी तनख्वाहें ज्यादा बढ़ेगी तो खर्च ज्यादा होगा और कंजम्पशन बढ़ेगा। हिमांशु, आपके पास आऊंगा, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमेशा चर्चा होती है कि भारत जो है अपनी R&D पे काफी कम खर्च करता है, R&D का बजट बढ़ना चाहिए। तो क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आपका कुछ सुझाव है सरकार के लिए कि R&D पे जो खर्च होता है उसे बढ़ाना चाहिए?
और अगर बढ़ाया भी जाए तो किन सेक्टर्स को ज्यादा फायदा होगा? बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि अभी इंडिया जितना खर्चा कर रहा है आर&डी पे वो काफ़ी कम है अगर हम दुनिया से कंपेयर करें। तो इंडिया अभी ओनली 0.6 से 0.7% ऑफ द एंटायर जीडीपी स्पेंड करता है आर&डी पे। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे चाइना से, चाइना करता है 2.4%, अमेरिका 3.4% और साउथ कोरिया 5%। इसीलिए आप देखेंगे जो वर्ल्ड की इनोवेशन हो रही है यही देश लेके आ रहे हैं। तो इंडिया को अपना आर&डी में एक्सपेंस बढ़ाना चाहिए सो दैट वो अपना वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं आगे। और आपने बात करी कुछ सेक्टर्स की, कुछ सेक्टर्स जो बहुत रेलेवेंट होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, वो है एक तो अपना इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज़ क्लीन एनर्जी माइग्रेशन। आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड ये सिर्फ एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो कैसे हम ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेके आएँ, कैसे हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को टैप करें। सो इस एरिया में इन्वेस्टमेंट काफ़ी सही है। तो आपने सेक्टर्स बता दिए हैं जहां पर सरकार को आर&डी पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आप मानते हैं कि कितना अभी जितना परसेंटेज हम खर्च कर रहे हैं उसको दुगना करना चाहिए या उसमें 10-20% बढ़ोतरी करनी चाहिए? दुगना करना चाहिए आइडली, बट वेदर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुश्किल है कहना। बट ग्रेजुअली बढ़ोतरी करनी चाहिए। ग्रेजुअली मेरे हिसाब से अगले 2-3 सालों में इंडिया को टारगेट लेना चाहिए कि एटलीस्ट 1%। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा खर्चा सरकार कर रही है। 35% खर्चा ओनली प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं। सो प्राइवेट की भी भागीदारी को Yes, बढ़ाया जाए। अब आपके exactly. पास आऊंगा भव्या, आप के क्या सुझाव रहेंगे वित्त मंत्री के लिए? मैं बिजनेस फैमिली से आता हूं तो मेरे सुझाव भी एमएसएमई के लिए ही रहेंगे। तो हम बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि एमएसएमई 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। बट पिछले 1 साल में मेरे को लगता है एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो भी यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से। तो मेरे को लगता है मेरे पास सरकार के लिए 2 सुझाव हैं। नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में उनको क्रेडिट फैसिलिटीज दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा जो है अभी इन्वेंट्री में ब्लॉक्ड है, उनके पास अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं है। तो क्रेडिट फैसिलिटीज देना चाहिए। जनरली क्रेडिट कोलेटरल के थ्रू होता है, तो सरकार अगर कैश फ्लो बेस्ड क्रेडिट दे सकती है उनको, कैपिटल में राहत। करेक्ट, तो वर्किंग कैपिटल में राहत। और लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है कि उनको बहुत ही कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा एक्सपोर्ट मार्केट्स में। उसके लिए अगर उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हैं तो उसके लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए। एक कदम जो मेरे को लगता है अभी कुछ सेक्टर्स में सच एज जेम्स में, टेक्सटाइल में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, तो सरकार इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को अगर आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको वापस ठीक कर सकता है तो एमएसएमई सेक्टर का जो अभी प्रभावित है उसके लिए बेहतर रहेगा आने वाले सालों में। आपके क्या सुझाव रहेंगे और आप कौन से सेक्टर पे स्पेसिफिकली फोकस करना चाहते हैं कि सरकार को ये सेक्टर्स हैं ये कितने लंबे वक्त से नेग्लेक्टेड है, तो अब वक्त आ गया है कि इन पर फोकस किया जाए? नमस्ते, मेरा नाम अर्नव है। जैसा कि मेरे सहभागी भव्य ने बोला, मुझे लगता है एक भारतीय अर्थव्यवस्था एक चक्रव्यूह है और इसका सबसे बड़ा भाग्य हमारा एमएसएमई, मध्यम वर्गीय उद्योग जो है वो सबसे बड़ा इसका भाग्य है। गवर्नमेंट खुद इन एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इन्हें पैसा देता है? रूल्स के हिसाब से बोला जाता है कि गवर्नमेंट को इन्हें 45 दिन में पैसा दे देना चाहिए, बट चूंकि वो पैसा इन्हें नहीं मिलता है उसके कारण काफी हमारे जो एमएसएमईज हैं वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, स्किल डेवलपमेंट, इस पे फोकस नहीं कर पाते, जहां हमें इनोवेशन की जरूरत है ताकि हम हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हमारा निर्यात, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। अब आपके पास आऊंगा, आखिर के 2 सुझाव आपसे लेना चाहूंगा। आप क्या वित्त मंत्री के लिए संदेश है, आपके सुझाव है? सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि हमने न्यू रेजीम में शिफ्ट कर लिया है पुराने रेजीम से, और बहुत सारे लोग खाली न्यू रेजीम में जा रहे हैं, पर पुराने रेजीम के कुछ कुछ ऐसी अच्छी चीजें थी जो हम भूल चुके हैं, जैसे कि वो इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन करता था। बिल्कुल। अब हम यहाँ पे लेके आ गए हैं, यहाँ पे हमारे पास एटीसी नहीं है जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी दे, ऊपर से हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी बढ़ा दिया है। हमने लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से दूर करने की कोशिश रखी सरकार है। का फोकस है कंजम्पशन पे, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी पर सरकार तेजी से आगे बढ़ना चाहती है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा।
बिल्कुल कंजम्पशन पे रहना चाहिए, बट हमें लोगों के फ्यूचर के बारे में भी देखना चाहिए कि आदमी जब रिटायर होगा तो उनके पास इनफ फंड होना चाहिए जिससे वो इन्वेस्ट जो फ्यूचर उनका सिक्योर रहे। तो गवर्नमेंट को उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा है कि हेल्थ पे आदमी का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है एंड हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने 80D यहाँ से हटा दिया है, पर गवर्नमेंट को या तो हेल्थ के खर्चे पे कुछ छूट देनी चाहिए या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए कुछ करना चाहिए। प्रमोशन के लिए 18% जीएसटी हाल ही में हटाया गया, तो सरकार से अगर हम मांग भी करेंगे तो सरकार कहेगी भाई 18% की अभी तो छूट दी है। लेकिन आपके पॉइंट वैलिड है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भारत जैसे देश में प्रोत्साहन की जरूरत है। 80C, 80D, 80CCDIB जो कि एनपीएस के लिए होता था, और न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरह की टैक्स सेविंग के विकल्प नहीं है। तो आपकी बात से मोटा मोटा मैं भी सहमत हूँ। आखिर में आपके पास आऊंगा, क्लोजिंग रिमार्क आपके क्या होंगे, क्लोजिंग सुझाव आपका क्या होगा? मेरा नाम अपूर्व है। तो जो कमल ने बोला है, थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर के बारे में मैं भी बोलता हूँ। तो पहले बहुत हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते थे, जो ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, और डेट म्यूचुअल फंड्स आजकल बहुत फेमस है। 17 से 18 लाख करोड़ AUM है अभी उसका। रिटेल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी बहुत फेमस है, रीट्स। तो 2 लाख करोड़ उसका AUM है। उसमें अभी टैक्स बहुत ज्यादा है, स्लैब रेट्स पे ऑलमोस्ट चार्ज होता है, और रेजीम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो गवर्नमेंट को सिंप्लीफाई करना चाहिए, थोड़ा टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए ताकि और इन्वेस्टमेंट हो सके इन एसेट क्लासेस में। बिल्कुल, रीट्स जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो ये हमने बजट की जो चौपाल थी वो करी IIM अहमदाबाद के छात्रों के साथ। ये इनमें से बहुत से छात्र जो है आप देखेंगे भविष्य के बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs भी होंगे, और इनके जो सुझाव है, विचार है, वो काफी सिंपल है। LTCG की लिमिट बढ़ाने की बात हो, पॉल्यूशन के लिए एक बड़ा आउटले की बात हो, MSME को राहत देने की बात हो, इसके अलावा रीट्स इनविट्स का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करने की बात हो, ये सुझाव जो निकल के आ रहे हैं IIM अहमदाबाद के छात्रों के, जो कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में ये जो मांगे हैं, जो सुझाव है, वो शामिल किए जाएंगे। तो IIM अहमदाबाद से फिलहाल इतना ही, लेकिन हमें दीजिए इजाजत।